हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, कोई अलग जोश है क्या? क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया है। क्लास एक सवाल भेजा है, लगा। लर्निंग पढ़ने लगे थे ना हम लोग? अरे अधिगम पढ़ रहे थे ना? बहुत बढ़िया। चलो तो तैयार है हम लोग। अब देखो, छोटी छोटी अपने को 2 क्लासें मिली है ना, 2 टुकड़ों में, फिर भी ठीक है। हैं? अरे वो संस्थान का वो है ना, नियम है। हैं? बंद करवा दिया? हाँ, तो हम भी ऐसे करेंगे यार। हाँ, वो ठीक रहेगा ना। अपने क्लास, ये जो 1.5 घंटे की क्लास है ना, इसको 3 घंटे टिका दे। ठीक है ना? जिसको समस्या वो जा सकता है, जिसको समस्या वो चला जाएगा, बाकी तो फिर उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अच्छा, कल मैं आपको पढ़ा रहा था ना, और एग्जामिनर ने सवाल दे दिया, और अब की बार थोड़े से अगले लेवल पे पहुंचा वो। कौन से लेवल पे गया? थोड़ा सा अगले। अरे सुने, हेलो, आपस में बातचीत नहीं, आपस में बातचीत बिल्कुल बंद कर दीजिए। बेटा, ये इंस्पायर अवार्ड, ये बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है ना, मैंने बता रखा है, यदि आपने ढंग से सुना है तो, कि स्कूल मैनेजमेंट में जो भी चेंजेज आएंगे, एग्जाम से ठीक पहले मैं एक वीडियो जारी कर दूंगा उत्कर्ष के टीचिंग चैनल पर, जिसमें सारे चेंजेज बता दूंगा, चिंता नहीं करनी है। अच्छा, मैं कल प्रकृति की चर्चा कर रहा था। प्रकृति की, तो कल एक लाइब्रेरियन का पेपर हुआ है ना, आरपीएससी करवाया, अधीनस्थ बोर्ड ने करवाया। उस पेपर में एक सवाल दिया, मुझे ऐसा लगता है कि यदि स्टूडेंट ने उस प्रकृति को ढंग से समझा होगा तो निश्चित रूप से सवाल सही हो रहा है। और कूट मिलान वाला सवाल दिया। आजकल आसान सवाल नहीं आते हैं, आजकल सवाल सीधा सीधा नहीं आता है, कूट मिलान वाला ही आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सबसे आसान सवाल कूट मिलान और कथन कारण वाला होता है, क्योंकि उसमें पूरा फायदा मिल जाता है। हम लोग एक एक ऑप्शन को काटते जाते हैं और सही करते जाते हैं। ये देखो, ये सवाल दिया है, दिखाई दे रहा है आपको? पहली बात तो सवाल को ढंग से पढ़ना होता है, नहीं तो मामला फिर गड़बड़ हो जाता है। देखो, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान यानी शिक्षा मनोविज्ञान। अरे मैंने आपको समझाया ना, शिक्षा मनोविज्ञान एक मनोविज्ञान है। चीख चीख के समझा कर गया हूं कि शिक्षा नहीं है, केवल मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन, और प्रकृति पूछिए, इसका वर्णन नहीं करता है। इसका वर्णन, इसका मतलब अपने को यह छांटना है, ये जो 4-5 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन से ऐसे कथन है जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में बताते हैं और कौन से नहीं बताते हैं। अब नहीं बताते हैं वो अपने को छांट लेने हैं, समझ गए? अब देखो, पहला क्या दे रखा है? पहला दे रखा है शिक्षार्थियों, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों यानी विद्यार्थियों के व्यवहार और अनुभवों का अध्ययन करने का प्रयास करता है। अरे सही है ना? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, ये सही हो गया। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सवाल को हल करने का तरीका देखो आप लोग, ये सही है, इसका मतलब ये तो प्रकृति है, बाकी आगे जाओ ही मत आप। अब हमें सवाल पूछा है कि नहीं करता है,
नहीं करता। इसका मतलब ए तो करता ही करता है ना, ए तो करता है। मुझे देखो इन सवालों में देखो आप लोग, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, दो तो कट गए ना। अरे ये तो नहीं होगा ना, ये भी नहीं होगा, दो ऑप्शन तो सीधे सीधे कट गए। फिर दूसरे पर जाओ, ये शिक्षा के लक्ष्यों और उस उद्देश्य को परिभाषित करता है जिसके लिए शिक्षा दी जाती है। करता है? यस सर। क्यों, अपने बाप का राज है क्या? अरे शिक्षा मनोविज्ञान पूरी दुनिया में एक ही है। शिक्षा मनोविज्ञान हर देश में सेम है, चेंज नहीं है, और हर देश के शिक्षा के लक्ष्य अलग अलग है। अरे एजुकेशन तो है ही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान को यह नहीं पता है कि आपके बच्चों में किन लक्ष्यों को पूरा करना है। शिक्षा मनोविज्ञान को यह पता है कि इस लक्ष्य को पूरा कैसे करना है क्या? चलो फिर भी समझ में नहीं आया तो इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं। देखिए आगे और बढ़िए, यह तकनीकों का वर्णन करता है। तकनीकों मतलब टेक्निक, मतलब विधियां, मतलब पढ़ाने की विधियां। यह तकनीकों का वर्णन करता है और आवश्यक ज्ञान देता है जिसके द्वारा लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। बताओ शिक्षण विधियां बताता है कि नहीं बताता है? इसका मतलब यह भी क्या है, अब जिसमें सी दे रखा है वो भी नहीं है, इसको भी काट दो। सवाल तो यही हल हो गया। फिर आगे बढ़ो, यह कह रहा है कि इसका संबंध शिक्षा के मूल्यों को प्रदान करने से है। कल समझा के गया था, यह शिक्षा मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है और विधायक विज्ञान कभी मूल्यों की बात नहीं करता है, तथ्यों की बात करता है। वैल्यूज से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब यह कथन क्या है? गलत कथन है। फिर देखो, यह सीखने की प्रक्रिया को अधिक समझ, सीखने की प्रक्रिया की अधिक समझ को बढ़ावा देती है। भाई सीखने की प्रक्रिया, बच्चा और अच्छा किस तरीके से सीख सकता है, इसके लिए आप किसका उपयोग करोगे, तो जाहिर सी बात है ये भी करता है। तो सवाल तो यही हल हो गया। इन तीनों को काट दिया, इनके हिसाब से कर लो भले। देखो ये सीखने की इस प्रक्रिया को अधिक समझ को बढ़ावा देता है, इसका मतलब ये ई वाला वैसे कट गया, ई वाला ये इधर से कट गया, ये ए वाला यहां से कट गया, बचा कौन सा? बी और डी। और आप देख सकते हो ये भी नहीं है और ये भी नहीं, ये तो सीधा सीधा समझ गए नहीं, इसका संबंध शिक्षा के मूल्यों को प्रदान करने से है, नहीं है, शिक्षा के वैल्यूज प्रदान नहीं करता है ये। फिर ये शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को कभी नहीं बताता है, क्योंकि नहीं तो फिर अलग अलग देश की अलग अलग शिक्षा मनोविज्ञान बनानी पड़ेगी। भाई अमेरिका में जो काम ली जाती है वही भारत में काम ली जाती है, भारत के शिक्षा के लक्ष्य अलग है, अमेरिका के शिक्षा के लक्ष्य अलग। इसको ये लेना देना नहीं है कि शिक्षा क्या है, इसको ये लेना देना है कि शिक्षार्थियों के व्यवहार का अध्ययन कैसे किया जाता है, शिक्षार्थियों को अच्छा कैसे पढ़ाया जाता है, शिक्षार्थियों को अच्छा कैसे सिखाया जा सकता है, एक शिक्षक कौन सी अच्छी शिक्षण विधियों का उपयोग कर सकता है। और ये सवाल सीधा सीधा हल हो रहा है। अपने को लगा कितना मुश्किल होगा सवाल, आजकल कोर्ट मिलाने वाले देते हैं और बहुत आसान सवाल होते हैं, कोई डाउट नहीं है। एक पॉइंट को पकड़ लेना है आपको, किसी भी पॉइंट को, और उसके अनुसार चलते रहना है। मुझे लगता है ऐसे सवालों में यदि 5 में से यदि 2 चीजें भी आ रही है ना आपको, तो भी ये सवाल हल हो जाएगा। हो गया ना। और पूछा क्या है? नहीं करता है, नहीं करता है, इसका मतलब कौन सा नहीं करता है? बी और डी नहीं करता है। क्लियर? ये सवाल कल के पेपर में आया है। आजकल एग्जामिनर थोड़ा ठीक चलने लगा है, मजा आने लगा है सवाल हल करने का। देखो कहीं फैक्ट नहीं है कुछ भी, सारा कॉन्सेप्ट है। बेटा सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा? सिलेबस एग्जाम से पहले पूरा हो जाएगा, दोबारा नहीं पूछना है। सिलेबस एग्जाम से पहले निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। कहाँ लिख लिया था? मर्फी पढ़ लिया था। अच्छा अधिगम पढ़ रहे थे ना? एक बार वापस रिवाइज करके बता दो देखे मुझे अधिगम को रिवाइज करके बताओ। अच्छा अधिगम अनुभव, अभ्यास एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। क्या परिपक्वता अधिगम है क्या? नहीं है। क्या अचानक और अस्थायी अधिगम होता है, वो अधिगम है क्या? कोई परिवर्तन होता है? नहीं है। अच्छा मादक पदार्थों के सेवन से, बीमारी से, दुर्घटना से वो अधिगम नहीं होता है। अच्छा अधिगम के लिए कुछ परिभाषाएं थी, गिलफोर्ड ने क्या कहा?
व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। फिर उसके बाद में गेट्स ने कहा अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा सीखना अधिगम होता है। फिर ज्ञान, आदतों और अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है। फिर इसके बाद में स्किनर ने क्या कहा, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। फिर वुडवर्थ ने क्या कहा, सीखना विकास की प्रक्रिया है। अगले क्या बताई, नवीन ज्ञान या नवीन सूचना को धारण करना ही अधिगम है। फिर हिलगार्ड ने कहा अपने आप को नवीन परिस्थिति में ढालना ही अधिगम है। और मर्फी ने कहा व्यवहारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन ही अधिगम होता है। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ो। अब हम क्या पढ़ेंगे, अधिगम की विशेषताएं देखते हैं। वैसे विशेषताएं मैंने बता दी है, अब आपसे केवल वो संगठित करनी है, एक जगह करनी है अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की हम लोग क्या देखते हैं, विशेषताएं देखते। लेकिन यार क्या करूं, क्या यार मेरे थोड़ी सी क्या की चीजें वश में नहीं है। मेरा मन कर जाता है कि आपको सवाल पूछ लूं, क्योंकि जब आप सवाल गलत करते हो ना मुझे बड़ा आनंद आता है। इसलिए मैं वही सवाल पूछता हूं जो आप गलत करते हो, इसमें मुझे बहुत आनंद आता है आप सवाल गलत करते हो तो। और आपका सवाल गलत होता है तो उससे कई फायदे होते हैं मुझे। एक फायदा तो सीधा सीधा ये होता है कि आपके दिमाग में आता है कि हमें साइकोलॉजी नहीं आ रही है, यही सिखा पाएगा। पहला फायदा तो ये है ना, आपके दिमाग में ये आता है कि यार अरे यार हमें तो आ ही नहीं रही, इसका मतलब तो सीखना पड़ेगा। दूसरा, आप फिर मोटिवेट होते हो, जागते रहते हो, सक्रिय रहते हो कि यार सीखना पड़ेगा, है कि नहीं है। अच्छा फेंकना नहीं है ना, नहीं अगला सवाल नहीं पूछूंगा। और सवाल अभी भी बता देता हूं मैं पहले ही। सवाल यह है कि निम्न में से कौन सा अधिगम के बारे में सत्य कथन नहीं है, यानी असत्य है। मैं 4 कथन लिख रहा हूं, जिनमें से 3 कथन सही होंगे, 1 कथन गलत होगा। और आपको बाद में हाथ खड़े करवाऊंगा मैं ना। ये प्रत्यक्षता अवलोकित नहीं किया जा सकता है। अधिगम एवं निष्पादन भिन्न नहीं होते हैं। अनाधिगम ही, अनाधिगम भी लिख देता हूं, अधिगम होता है। सोच ले आराम से। वेरी गुड। ऑनलाइन वाले तुम भी जवाब दो। ऑनलाइन वाले जवाब दो देंगे। तैयार हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। अपने 3 घंटे से ऊपर क्लास हो तो सकती है ना HRM पर? नहीं हो सकती? हाँ उधर से करवा देना तो।
मतलब वो 1.5 घंटे 2 जुड़ गए तो 3 हो गए, 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गए तो 3.25 हो गए ना। मुझे ऐसा ध्यान में है कि HRM पर शायद 3 से ज़्यादा अपलोड नहीं होती, ऐसा कुछ है। लिख लिया आपने, देख लिया आपने? अच्छा बताओ, ऑप्शन ए पर हाथ खड़ा करो। ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया, 7 लोग। ऑप्शन बी पर हाथ खड़ा करो। ऑप्शन बी पर, बहुत बढ़िया। कितने लोग मानूं? 25? अरे 5 कहाँ, देखा कहाँ आपने? ऑप्शन सी पर हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी पर हाथ खड़ा करो। बाकी? अरे ये मोहल्ला है, किस पर हो? हाथ खड़ा तो नहीं किया? पाकिस्तान तो बोले देख ज्यादा बकवास मत कर, हाथ खड़ा करें कि नहीं करें, पढ़ा तू, तेरा काम पढ़ाना है, हैं? अच्छा चलो इसको छोड़ो। अब मैं अधिगम की कुछ विशेषताएं आपको बताता हूं। अरे आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, धैर्य रखो। देखो, अधिगम की पहली बात याद रखना कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। क्या याद रखना है? अधिगम व्यवहार में। आपने कहा था अधिगम यानी सीखना, सीखना यानी व्यवहार में। यह अधिगम का व्यापक अर्थ है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन करता है। अधिगम का यह व्यापक अर्थ है कि अधिगम व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन करता है। यदि इसके संकीर्ण अर्थ पर जाएं तो मैं कह सकता हूं कि अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी, और एक शब्द और लिख सकता हूं, वांछित। वांछित मतलब चेतन मन के द्वारा, इच्छा के अनुसार, है कि नहीं है? अधिगम अपेक्षाकृत स्थायी वांछित परिवर्तन होता है। अरे है कि नहीं है? अधिगम अपेक्षाकृत स्थायी वांछित परिवर्तन है, दोनों सही है। अधिगम का व्यापक अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन, और अधिगम का एक संकीर्ण अर्थ है अपेक्षाकृत स्थायी वांछित परिवर्तन। मुझे ये बताइए, अधिगम एक तत्व होता है क्या? अधिगम एक कारक होता है क्या? अधिगम एक इकाई होता है क्या? मतलब एलिमेंट, फैक्टर, यूनिट। अधिगम एक प्रक्रिया होता है क्या? प्रोसेस। इन चारों में से किसको सही करेंगे आप लोग? किसको करेंगे? अधिगम एक प्रोसेस है, तत्व नहीं है, कारक नहीं है, यूनिट नहीं है कि मार्केट से खरीद के लाए दिमाग में डाल दिया। अधिगम एक क्या है? प्रक्रिया है। इसका मतलब ये तीनों हो जाएंगे गलत, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब अधिगम एक प्रक्रिया है। अच्छा मुझे बताओ, इस अधिगम की प्रक्रिया का उपयोग कहाँ कर सकते हैं हम? मतलब वातावरण में कर सकते हैं कि जन्मजात हो सकता है? अरे अधिगम जन्मजात होता है कि वातावरण में होता है? जन्मजात नहीं होता है अधिगम। अधिगम कहाँ होता है? अर्जित प्रोसेस है। कैसी है? अर्जित प्रक्रिया। इसका मतलब अधिगम वातावरण की उपज है। किसकी उपज है? वातावरण की उपज है। अच्छा, अधिगम प्रक्रिया हो गया, अधिगम वातावरण की उपज है। मुझे बताओ, अधिगम का मतलब समायोजन है कि नहीं है? अरे भाई, एक के बाद एक चीजें सीखते जा रहे हैं तो मस्तिष्क में क्या करते जा रहे हैं? समायोजन। इसका मतलब अधिगम अपने आप में क्या है? समायोजन है। मुझे ये बताओ, अधिगम अनुभवों का संगठन है कि नहीं है? एक के बाद एक अनुभव लेते जा रहे हैं कि नहीं लेते जा रहे हैं? इसका मतलब अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। मुझे बताओ, अधिगम अपने यही होता है कि सब जगह होता है? केवल मनुष्य को होता है कि अन्य प्राणियों को भी होता है? सबको होता है, सब सीख सकते हैं, सार्वभौमिक है। अधिगम क्या है? सार्वभौमिक। अच्छा, अधिगम कब तक होता है? शैशवावस्था तक, बाल्यावस्था तक, या किशोरावस्था तक? जीवन पर्यंत। इसका मतलब अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत जारी रहती है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत जारी रहती है कि नहीं है? अच्छा मुझे ये बताओ, अधिगम औपचारिक परिस्थिति में होता है कि अनौपचारिक परिस्थिति में होता है?
दोनों में हो सकता है। अरे क्लास में बैठ के भी सीख सकते हो, सड़क पर चलते चलते भी सीख सकते हो। इसका मतलब अधिगम औपचारिक भी परिस्थिति में हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों परिस्थितियों में हो सकता है। फिर मुझे ये बताओ, अधिगम उद्देश्य आधारित होता है कि बिना उद्देश्य के होता है? निश्चित रूप से एक उद्देश्य होता है, नहीं तो बच्चा उस पर अभ्यास और प्रशिक्षण नहीं करता है। इसका मतलब अधिगम कैसी प्रक्रिया है? अरे उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है कि नहीं है? इसके साथ ही समझा देता हूं, अधिगम लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। क्या होता है? लक्ष्य निर्देशित। बच्चे ने टारगेट लिया, मुझे 2 का फाड़ा याद करना है, तो उस बच्चे को वो टारगेट ही निर्देश देता है कि कैसे कैसे याद करना है। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाने वाला कार्य है। आपका टारगेट है साइकोलॉजी सीखना, तो अब साइकोलॉजी ही आपको टारगेट निर्देशित कर रही है कि रूम पर नहीं रुकना है, घर नहीं जाना है, क्लास लग रही है उसमें जाना है। समझ पा रहे हो ना? तो अधिगम उद्देश्य आधारित है, अधिगम लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है। अधिगम अनुभवों का संगठन हो गया। अच्छा मुझे बताओ, अधिगम से बुद्धि का विकास होता है कि नहीं होता है? अरे अधिगम से क्या होता है? बुद्धि का विकास। अरे अधिगम से व्यक्तित्व का विकास होता है कि नहीं होता है? अरे अधिगम से व्यक्ति का विकास होता है कि नहीं होता है? हमने लिखा है ना, सीखना विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने कहा है सीखना विकास की प्रक्रिया। अरे मैं सब कुछ छोड़ के ये कह सकता हूं ना कि ये सर्वांगीण विकास में सहायक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या है? सहायक है। सर्वांगीण विकास में सहायक है। ये सर्वांगीण विकास में हो गया सहायक। यहां तक की बात क्लियर? अच्छा और देखिएगा, अधिगम दिखाई देता है क्या? है? दिखाई देता है क्या अधिगम? जैसे आप सीख रहे हो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ ये जा रहा है, ये थोंडाई यहाँ गया है, यहाँ गया, अब थो अंदर घुस गया है, नए बच्चा है। अच्छा ये डा चला गया है, ई ये कह चला गया है। दिखाई दे रहा है क्या कुछ? देखो, जिसका कोई रूप रंग आकार आकृति स्वरूप नहीं हो उस प्रक्रिया को बोलते हैं अमूर्त। क्या बोलते हैं? मतलब जिसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सके। इसका मतलब अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है? अमूर्त प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अमूर्त प्रक्रिया। अब अधिगम का मापन किया जा सकता है क्या? है? मापन किया जा सकता है, लेकिन अधिगम को डायरेक्ट रूप से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष मापन नहीं किया जा सकता है, प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया जा सकता है। अरे मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं कि इसने 2.5 किलो सीख लिया है, इसने 4.5 किलो सीखा है, इसने तो अभी 150 ग्राम ही सीखा है। कह सकता हूं क्या मैं? इसका मतलब अधिगम प्रत्यक्षतः अवलोकित होने वाली प्रक्रिया नहीं है। अधिगम डायरेक्ट रूप से अवलोकित नहीं होता है, डायरेक्ट अवलोकित नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि यह एक अनुमानित प्रक्रिया है। और अनुमान लगाना भी अपने आप में क्या होता है? मापन करना होता है। अनुमान लगाना भी क्या होता है? मापन। जैसे इसने ये टॉपिक तैयार कर लिया है, इसने ये टॉपिक तैयार कर लिया है, इसने ये पैराग्राफ तैयार कर लिया है। केवल और केवल कैसी प्रक्रिया है? अनुमानित प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है भाई? अनुमानित प्रक्रिया है। ये अनुमानित प्रक्रिया होगी। उसके बाद मुझे ये बताओ, उसके बाद मुझे बताओ, एक शब्द आता है लर्निंग और एक शब्द आता है परफॉर्मेंस। 2 शब्द दिए मैंने आपको। एक आता है लर्निंग और दूसरा क्या आता है? परफॉर्मेंस। अरे लर्निंग को हिंदी में बोलते हैं अधिगम और परफॉर्मेंस को हिंदी में बोलते हैं निष्पादन। एक तो लर्निंग और दूसरा परफॉर्मेंस, निष्पादन। दोनों एक ही है क्या? अलग है? क्या अलग है? है? निष्पादन बाद में होता है। अच्छा देखो, लर्निंग जो शब्द है ना वो कंटिन्यूस टेंस का है, मतलब काम चल रहा है, होती हुई प्रक्रिया है। अधिगम परिणाम थोड़ी है, अधिगम परिणाम थोड़ी है। अच्छा और सुनिएगा, जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि आप लोग है ना कल डांस सीख के आना घर से,
मैंने कह दिया, मैंने कहा डांस सीख के आना। आप घर गए, आपने डांस सीख लिया, बैंक बड़ौदा में खातो खुलाए और खूब डांस सीखा आपने। अच्छा 4 घंटे तक प्रैक्टिस की और डांस सीख लिया, फिर आप यहाँ आए। मैंने कहा क्या सीन है? बोले हाँ डन है मामला। फिर मैंने कहा कि चलिए देखिए, आपके सामने एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए आ रहे हैं मिस्टर या मिसेज। मैंने बुलाया, हाँ आपने कहा ना ना हाँ आराम आवे हैं नहीं। मैंने कहा डांस करके दिखाओ। बोले नहीं नहीं दिखाओ। मैंने कहा इसका मतलब आपको डांस आता ही नहीं है। क्या ये मेरी लाइन सही है क्या? देखो जिस समय वो डांस सीख रहा था ना, उसको तो कहते हैं लर्निंग, और जब वो सीख गया ना, इसका प्रदर्शन करेगा ना, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस। क्या कोई व्यक्ति प्रदर्शन नहीं करे तो मैं ये कह सकता हूं कि उसको लर्निंग नहीं हुई? दोनों अलग अलग बिंदु, एक नहीं है। आप सोच के देखो, एनईपी 2020 हमें ये कहती है कि बच्चों का आकलन खत्म कर दो, बच्चों की परीक्षाएं खत्म कर दो। परीक्षा लेनी नहीं है, बच्चे को केवल सिखाना है। अरे बच्चे ने 1 साल तक सिखाया आपने, वो तो है सिखाना, सीखना, और लास्ट में उसकी वार्षिक परीक्षा ली, वो है उसका निष्पादन। जरूरी नहीं होता है कि लर्निंग होने के बाद निष्पादन हो तभी ये तय हो पाए कि लर्निंग हुई है, ये आवश्यक नहीं है। यदि एक बच्चे ने पूरी 10वीं में पढ़ा है पूरे साल और आपने लास्ट में उस बच्चे की वार्षिक परीक्षा ली नहीं है, तो क्या बच्चे ने सीखा नहीं है? क्या बच्चे ने सीखा है ना, लेकिन उसने उसका क्या नहीं किया है? परफॉर्मेंस नहीं किया, उसका निष्पादन नहीं किया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? दोनों अलग अलग है कि नहीं है? अपना उद्देश्य है सीखना। अपना उद्देश्य क्या है? सीखना। अपना उद्देश्य यह नहीं है कि उसका परफॉर्मेंस देना। इसका मतलब अधिगम और निष्पादन दोनों अलग अलग होते हैं, एक ही नहीं है। दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अधिगम भी अलग चीज है और निष्पादन अलग। कई बार आपने देखा होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आपके बीच में से जिन्होंने आतंक मचा रखा होता है कि उसको सारे सब्जेक्ट आते हैं, सब आता है उसको आप कोई भी सवाल पूछो जवाब दे देगा, कोई से भी सब्जेक्ट का पूछो जवाब दे देगा। इतना इंटेलिजेंट होता है कि सब में भय व्याप्त होता है। आसपास वाले बोले यार इसका सिलेक्शन होगा, हमारा तो पता नहीं क्या होगा। और ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, एग्जाम देने जाते हैं, हर एग्जाम में फेल हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं सब हो जाते हैं, लेकिन हर एग्जाम में। इसका मतलब है उसने लर्निंग तो की है, लेकिन निष्पादन में दिक्कत है। जरूरी नहीं होता आपको जितना आ रहा है आप उसका निष्पादन उतना का उतना कर पाओ। कई बार कम आने के बावजूद भी उसका उपयोग पूरा कर लिया जाता है एग्जाम में, तो उस निष्पादन पूरा हो जाता है। कई बार आता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका उपयोग एग्जाम में नहीं होता है। बोले पता नहीं क्या हो गया था यार, मैं तो डिप्रेशन में आ गया था, बीपी हाई हो गई थी, मुझे याद तो सब थे यार, एग्जाम में हो ही नहीं पाया। इसका मतलब वो निष्पादन की प्रोसेस है। समझ गए ना? तो अधिगम और निष्पादन दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, अनादिगम मतलब होता है, अनादिगम मतलब नहीं सीखना। अरे अधिगम यानी सीखना और अनादिगम यानी नहीं सीखना। अधिगम यानी और अनादिगम यानी नहीं सीखना भी सीखना है? नहीं सीखना भी सीखना है। जैसे मैं आपको कहूं, आपने एक बच्चे को कहा कि बेटा देख जीवन में गाली नहीं देनी है, जीवन में गाली नहीं देनी है, गाली देना कभी नहीं सीखना है। यदि वो इस बात को सीख जाता है ना कि मुझे जीवन में कभी गाली नहीं देनी है, तो उसने सीखा तो है ना। आप सोच के देखिए, यदि आपने बच्चे को कहा कि बेटा चोरी नहीं करनी है, उसने इस बात को सीख लिया कि मुझे चोरी नहीं करना है, तभी तो वो चोरी नहीं कर रहा है ना। अरे मैंने कहा कि देखो कभी भी पति को नहीं पीटना है, मतलब है पीटोगे? हे बेचारे पति, मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूं। अच्छा मैंने कहा कि भी पत्नी को नहीं पीटना है। आपने यदि इस बात को सीख लिया है, क्या कर लिया है? सीख लिया है, तो निश्चित रूप से ये सीखना है, ये अधिगम है। तो अनादिगम भी कई स्थितियों में क्या होता है? अधिगम होता है। क्या होता है? अधिगम। बात समझ गए? बताओ अधिगम की विशेषताओं में से कोई सवाल गलत तो नहीं होगा ना? सही कर देंगे हम लोग। अब आइए उस सवाल पर। देखो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, मतलब है, यह प्रत्यक्षतः अवलोकित नहीं किया जा सकता है। कथन सही है।
अच्छा, अनादिगम भी अधिगम होता है। अधिगम और निष्पादन भिन्न नहीं होते हैं, नहीं नहीं, भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। समझ गए? काफी लोगों का सही हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का नहीं हुआ है। अब लिखो, ये लो, ये लो, रवि ने लिख दिया, सर आपकी पत्नी आपको पीटती है क्या? तो तुझे पता नहीं लगा कि मैं तिरछा तिरछा चल रहा हूं 4 दिन से? हैं? अभी पिट पिटा के ही आया हूं। हैं? क्यों मुक्सा, तूने भी देखा था ना? वो देखो, भरत सर वाला डायलॉग मुझे याद रहता है। भरत सर कहते हैं कि किसने कहा कि मैं पत्नी से डरता हूं? नहीं डरता हूं। मैंने कहा यार नहीं डरता है मतलब क्या? पत्नी से कोई डरना वरना? नहीं डरता हूं। मैंने कहा कैसे? बोले वो मुझे कहती है कि बर्तन धो, तो मैं कहता हूं नहीं नहीं, पहले कपड़े धोऊंगा। तो बताओ डरना हुआ क्या? नहीं हुआ ना। वो कहती है कि पहले सब्जी बनाओ, मैं कहता हूं नहीं, पहले रोटी बनाऊंगा। नहीं, मैं तो वो कहती है वैसे ही कर लेता हूं। हैं? हाँ हाँ करता, क्यों नहीं करता हूं। सुबह सुबह उठ के कई काम होते हैं ना, कई सारे काम होते हैं। जैसे बच्चे को तैयार व्यार करना, बच्चे को स्नान उनान करवाना, उसको फिर वो बाल वाल उसके तैयार करना, कपड़े पहनाना, वो सारे काम करने पड़ते हैं ना। सब करने किए जाए, और करने ही पड़ते हैं भाई, क्यों नहीं करने पड़ेंगे यार? हाँ पत्नी है तब कर रहा हूं ना, नहीं तो आप भी करके बताओ। करने पड़ते हैं। एक बार मैंने कहा यार मैं स्कूल जाता हूँ यार, मुझे खुद को टाइम नहीं मिल पाता है यार। अबे बच्चे को ना आप लोग तैयार कर लिया करो। बोले नहीं नहीं, इस षड्यंत्र में आपका पूरा योगदान है। करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, लिखो। अरे क्यों, गलत है क्या? लिखो, अधिगम की विशेषताएं, हेडिंग लगा ली। लिखो सीधा सीधा लिखो, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। 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 अधिगम व्यवहार में परिवर्तन। अगला लिखो, यह अपेक्षाकृत स्थायी वांछित परिवर्तन है। हाँ हाँ, नोटिस मैंने आते ही कर लिया। मैंने कहा यार मुख से आज नया शर्टन, क्या बात है, पार्टी वार्टी तो लगती है यार, बनती है ना। हाँ, क्या लिखा है? ये अपेक्षाकृत स्थायी वांछित परिवर्तन है। नेक्स्ट लिखो, अधिगम प्रक्रिया मूलक होता है। अधिगम प्रक्रिया मूलक होता है। प्रक्रिया मतलब एक प्रोसेस है, अभी बताने वाला हूं मैं क्या प्रोसेस है। अधिगम प्रक्रिया मूलक होता है, मतलब मूल रूप से प्रक्रिया है। अब इसको लिख देते हैं प्रक्रिया मूलक। नेक्स्ट लिखो, ये वातावरण की उपज है। ये अधिगम प्रक्रिया मूलक होता है। फिर लिखना है ये वातावरण की उपज है। नेक्स्ट लिखो, ये समायोजन है। ये समायोजन है। ये समायोजन है। नेक्स्ट लिखो,
ये अनुभवों का संगठन है, ये अनुभवों का संगठन है। ये अनुभवों का संगठन है। नेक्स्ट लिखो, ये सार्वभौमिक है, ये सार्वभौमिक है। नेक्स्ट लिखो, ये सतत प्रक्रिया है, ये सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। फिर लिखो, ये औपचारिक एवं अनौपचारिक, ये औपचारिक एवं अनौपचारिक, ये औपचारिक एवं अनौपचारिक कैसी भी परिस्थिति में हो सकता है। कैसी भी परिस्थिति में हो सकता है। कैसी भी परिस्थिति में हो सकता है, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, यह उद्देश्य आधारित, यह उद्देश्य आधारित, सुबह वाली क्लास का भी करना HRM पे अपलोड। यह उद्देश्य आधारित एवं लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है। यह उद्देश्य आधारित एवं लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है। नेक्स्ट लिखो, यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। नेक्स्ट लिखो, यह अमूर्त प्रक्रिया है। यह अमूर्त प्रक्रिया है। नेक्स्ट लिखो, यह एक अनुमानित प्रक्रिया है। ये एक अनुमानित प्रक्रिया है। ये एक अनुमानित प्रक्रिया है, अतः इसे प्रत्यक्षतः अवलोकित, ये एक अनुमानित प्रक्रिया है, अतः इसे प्रत्यक्षतः अवलोकित नहीं किया जा सकता है। तो इसे प्रत्यक्षतः अवलोकित नहीं किया जा सकता है।
प्रत्यक्षतः अवलोकित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखो, अधिगम एवं निष्पादन दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। अधिगम एवं निष्पादन दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। अधिगम एवं निष्पादन दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट लिखो, अनादिगम भी अधिगम है। अनादिगम भी अधिगम होता है। अनादिगम भी अधिगम होता है। मेरे ख्याल से विशेषताएं कर दोगे आप, है ना? यदि पूछेंगे कि कौन सी अधिगम, कौन सा अधिगम है, कौन सा अधिगम नहीं है, अनुमानित है, लिख लिया ना? लिख लिया है, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब आगे बढ़ो। अब हेडिंग लगाओ, अधिगम के सोपान। सोपान यानी चरण, स्टेप। सोपान यानी चरण या स्टेप। हाँ, चले आगे। देखो तो ध्यान से, अधिगम के सोपान या चरणों की चर्चा करनी है हमें। एक बात तो आप ध्यान रखना कि आरएसएसबी और आरपीएससी में क्या अंतर है, दोनों कौन कौन से एग्जाम करवाती है। यार ये तो कॉमन सेंस की कहानियां हैं। कॉमन सेंस की कहानियां नहीं है क्या? आरएसएसबी और एसएसबी देख लो 2 मिनट, है ना? 2 मिनट कॉन्सेप्ट विकसित हो जाए। मैं केंद्र की बात कर रहा हूं। केंद्र में एक संगठन है जिसका नाम है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। मैं ये बात कर रहा हूं संस्थाओं की, संगठनों की। किसकी बात कर रहा हूं? संगठन। ये एक संस्था है, ये एक सेंटर है ना, संस्था है, केंद्र की है। अच्छा, इसके ठीक समकक्ष राज्य की एक संस्था है जिसका नाम है तो पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन राजस्थान में इसलिए क्या बन गया? आरपीएससी है। देखो, केंद्र सरकार में भर्तियां करवाने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई है, एक संगठन की स्थापना, एक संस्था की स्थापना की गई है जिसका नाम है यूपीएससी। और राज्य में, प्रत्येक राज्य में उस यूपीएससी की तर्ज पर एक एक संगठन है जिसका नाम है पीएससी। ठीक है? अब क्या होता है कि इसके पास काम बहुत होता है, भर्तियां तो बहुत प्रकार की होती है ना, अलग अलग। इसलिए केंद्र सरकार ने कुछ और भर्तियां आयोजित करवाने के लिए संस्थाएं बढ़ा ली, जिनको सबको अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया। भाई तू इस प्रकार की भर्तियां करवा ले, तू इस प्रकार की भर्तियां करवा ले। केंद्र में केंद्र सरकार ने एक यूपीएससी ने, इसके अलावा एक आयोग गठित कर रखा है जिसका नाम है एसएससी। क्या नाम है? एसएससी, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी, है ना? अच्छा, ये भी एक संगठन है यूपीएससी की तरह। आपको बताओ तो इस केंद्र ने एक और संगठन कर रखा है जिसका नाम है एनटीए। क्या नाम है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अच्छा, एक और संगठन कर रखा है, बताओ देखें, आरआरबी। ये किसकी करवाता है? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसका मतलब रेलवे की परीक्षाएं करवाता है। एक और करवा रहा है, आपको पता हो तो, केंद्र सरकार में कोई है? बोलो देखें। एक संगठन है यूजीसी, नाम सुना है आपने? यूजीसी, ये यूजीसी। अच्छा, एक
वो केवल दिल्ली के लिए, लेकिन कई बार उसको परीक्षाएं दे दी जाती है। उसका नाम है DSSB, है ना? DSSS है वो, है डबल ट्रिपल है, दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ, क्या कुछ इसका नाम है, इसका दिल्ली सबऑर्डिनेट के नाम से है वो, DSSB। अच्छा, ये एजेंसियां हैं केंद्र की। यदि राज्य में एजेंसियों की बात करूं तो राज्य में एजेंसी एक आपकी तो है RBSC और एक आपकी है RSSB, यानी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जो है जो अधीनस्थ बोर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। और भी एक है राज्य में कोई, और राज्य में एक इस प्रकार की एजेंसी है जिसका नाम है BSCR है कि नहीं है? अच्छा, यहां पर एक एजेंसी है जिसका नाम है CBSE। क्या नाम है? CBSE या NIOS, ये संगठन है। और भी है कोई राजस्थान में? इतना ही है, भर्तियां तो इतने ही करवाते हैं, इसके ज्यादा अब देखो, UPSC को वो भर्तियां दे रखी है जो बड़े लेवल की भर्तियां हैं, जो बड़े लेवल की भर्तियां, वो भर्ती UPSC को देती। UGC के तहत जो भी विश्वविद्यालयों में जितने भी प्रकार की भर्तियां होती है वो UGC ने आजकल सौंप दी NTA को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, जैसे नेट वगैरह के एग्जाम, और NTA को और भी सौंप दिया, जैसे आपकी नीट का एग्जाम, ये एग्जाम भी NTA करवाता है। RRB रेलवे की भर्तियां करवाता है ये। इसके अलावा जो भी केंद्र में मंत्रालय कर्मचारी होते हैं उन सब की भर्तियां SSC को करवाता है। ये आयोग है, संगठन है ये। कई बार कहते हैं ना SSC की भर्ती आई है, किसकी तैयारी कर रहा हूं? SSC कर रहा हूं। इसका मतलब SSC जो विज्ञप्तियां निकालता है। और DSSB दिल्ली में जो लगने वाले टीचर है, गवर्नमेंट टीचर, उनके करवाता है। और CBSE को कई बार कोई ना कोई एग्जाम दे दिया जाता है, नहीं दे तो भी 10वीं 12वीं की तो करवा ही रहा है परीक्षा ये। हाँ, CTET CBSE को दे रखा है, CTET। अच्छा, ये RPSC, राजस्थान में पहले एक ही हुआ करता था RPSC, सब भर्तियां यही करवा लेता था टोटल। फिर इस RPSC पर वर्कलोड बढ़ा, इसलिए RPSC को कहा गया कि 3600 पे ग्रेड से ऊपर वाली भर्तियां RPSC करवाएगा, और इसे छोटी वाली भर्तियों के लिए हमने एक नया बोर्ड बना दिया जिसका नाम है अधीनस्थ बोर्ड। क्या नाम है? अधीनस्थ बोर्ड। तो 3600 पे ग्रेड से ऊपर की जितनी, मतलब ग्रेड सेकेंड से लेकर ऊपर की जो भी भर्तियां है ना, वो सारी RPSC करवाता है। और ग्रेड थर्ड और उससे नीचे की जितनी भी भर्तियां हैं ना, वो सारी, इसका मतलब जो भी पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल वांस्टेबल है, ये सब करवा लेता है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, लेक्चरर वगैरह वगैरह, ये सारी ये RPSC करवा लेता है, RS वगैरह। और टेट का एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी दे दी, यानी रीट का एग्जाम करवाना BSCR को दे दिया। तो ये कोई संगठन अपने से न तो पूछे जाएंगे, क्योंकि अपने नए स्कूल मैनेजमेंट में, स्कूल शिक्षा से नहीं जुड़े हुए हैं, इनका स्कूल शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इनका केवल लेना देना इतना है कि ये देश में और राज्य में भर्तियां आयोजित करवाते हैं, भर्ती परीक्षाएं करवाते हैं, ठीक है ना? तो RPSC और अपने स्कूल मैनेजमेंट में कहीं भी काम नहीं आने वाला है। फिर आगे बढ़ो, ये एक प्रकार की एजेंसी हैं जो परीक्षा एजेंसियां हैं, जो परीक्षाएं करवाती है। मैं आपको चरण या सोपान की बात करवा रहा था। देखो, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, हाँ, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, DSSSB। ये चरण या सोपान की बात कर रहा हूं मैं। किसकी कर रहा हूं? चरण या सोपान। किसी भी सब्जेक्ट में और किसी भी टॉपिक में जब आपको चरण या सोपान पूछे ना, स्टेप पूछे, तो हमेशा उनका क्रम पूछा जाता है। स्टेप का क्रम होता है, जैसे सीढ़ियां होती है ना, 1 नंबर सीढ़ी 1 नंबर पर ही रहेगी, 2 नंबर 2 नंबर पर ही रहेगी। ऐसा नहीं कि 3 नंबर सीढ़ी नीचे आ गई यानी 1 नंबर सीढ़ी ऊपर चली गई, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना, स्टेप जो भी पूछे ना, उसमें अगला एक ही सवाल पूछता है कि उनके चरणों का क्रम व्यवस्थित कीजिए, पदों का क्रम व्यवस्थित कीजिए, या सोपानों का क्रम व्यवस्थित कीजिए। चरणों में यही पूछा। प्रकार पूछे ना किसी के, तो प्रकार में यह तय नहीं होता है कि कौन सा नंबर 1 पर है और कौन सा, जैसे शिक्षा के प्रकार निरौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक है, इनको आप कैसे उल्टा सीधा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि चरण पूछ लेना तो उनका क्रम निश्चित होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। और आप सोच के देखो, हमने अधिगम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इसका मतलब एक बच्चा अधिगम करना शुरू करता है, वहां से लेकर अधिगम को समाप्त करता है। एक बच्चा अधिगम करना शुरू कर रहा है, वहां से लेकर उसको सीखता है। जैसे 2 की टेबल शुरू कर रहा है, तो वो शुरू क्यों कर रहा है, वहां से लेकर 2 की टेबल पूरी सीखता है, वहां तक एक प्रोसेस बनती है पूरी, और उस प्रोसेस के अलग अलग चरण होते हैं। और हमसे पूछा जाता है कि उस प्रोसेस के चरण क्या है। देखिए, मान लो ये एक बालक है। कौन है? बालक।
ये बालक अधिगम करेगा, ये बालक नींद नहीं लेगा, क्या करेगा, ये बालक अधिगम करेगा। अच्छा, ये बालक अधिगम करेगा तो इस अधिगम क्यों करेगा, शुरू कहां से होगा, क्यों सीखेगा? अरे सीखने की शुरुआत कहां से होगी, है? लक्ष्य, रेखांकन। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कोई भी बच्चा कुछ भी सीख रहा है तो सीखने की शुरुआत कहां से होती है, मतलब सीखना क्यों शुरू करता है वो? जिसमें उसके खुद की रुचि हो। अच्छा, आवश्यकता के कारण सीखना शुरू कैसे करेगा? अरे जब तक बच्चे को आवश्यकता नहीं होगी सीखना शुरू कर सकता है क्या? आपने साइकोलॉजी सीखना कब शुरू किया? जब आवश्यकता हुई, जब आवश्यकता हुई। या फिर 11वीं 12वीं में पढ़ने लगे थे, बोले ये थोंडाइक वाले अच्छे लगते हैं मुझे तो मैं पढ़ने लग जाऊं। नहीं नहीं, देखो सबसे पहला चरण कौन सा है भाई? अरे मुझे एक बात बताओ, आवश्यकता होगी तो बालक मोटिवेट होगा कि नहीं होगा? अरे सीखने के लिए अभिप्रेरित होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब मैं आवश्यकता को क्या बोल सकता हूं? अभिप्रेरणा। या तो पहला चरण आपको कहेगा आवश्यकता, या पहला चरण आपको कहेगा अभिप्रेरणा। बात क्लियर? अब आप सीखने के लिए मोटिवेट हो चुके हो, बच्चा सीखने के लिए तैयार है, बच्चा सीखने के लिए मोटिवेट है, सीखने के लिए तत्पर है, तो मुझे ये बताओ अगले चरण के रूप में क्या करेगा वो, है? अरे अगले चरण में ये तय करेगा कि मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या सीखना है, कितना सीखना है, कब सीखना है, कहां सीखना है, ये तय करेगा कि नहीं करेगा? इसका मतलब है कि बच्चा दूसरे स्टेज में लक्ष्य तय करेगा। क्या करेगा? नहीं, लक्ष्य इतना जल्दी, इतना नजदीक नहीं है। लक्ष्य यहां है। अरे गोल होता है कि नहीं होता है? लक्ष्य, या उसे कह सकते हैं उद्देश्य। लक्ष्य या उद्देश्य, समझ गए क्या? लक्ष्य या उद्देश्य। बताओ पहला चरण आवश्यकता कोई क्या बोलेंगे? दूसरा लक्ष्य कोई क्या बोलेंगे? उद्देश्य। इसमें बोल सकते हैं हम लोग, है ना? अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा। सीखना शुरू करेगा। अरे सीखना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? अरे मतलब ये जो इसने रास्ता तय बनाया है, इस रास्ते पर चलना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? अरे सीखना शुरू करेगा ना। सीखना शुरू करेगा तो क्या आसानी से सीखता जाएगा क्या? क्या होगा? बाधाएं आएगी, बहुत सारे बैरियर्स आएंगे, बहुत सारी बाधाएं आएगी। मतलब क्या आएगी? बाधाएं। और यदि वो बालक बाधाओं को दूर कर लेता है, कब कर लेता है? जब वो तत्पर होगा। यदि वो तत्परता दिखाएगा तो इन बाधाओं को क्या कर लेगा? दूर। वरना दूर नहीं कर पाएगा, उस बैरियर के पीछे ही छुप जाएगा और कहेगा मुझे याद नहीं होगा, मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा है। इसका मतलब वहीं रुक जाएगा। ऐसे मत समझिए इसको। ऐसे समझोगे तो तुम, मुझे लगता है, नींद में चले जाओगे, बहुत गहराई में चले जाओगे तुम। इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि कंपटीटर 4 प्रकार के होते हैं। कंपटीटर, तैयारी करने वाले, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक होते हैं लड़के, एक होते हैं पुरुष, एक होती है लड़कियां और एक होती है महिलाएं। इनमें अंतर सिर्फ लिंग और विवाह का है। समझ गए? लड़के वो जो अविवाहित है और पुरुष वो जो विवाहित है। लड़कियां वो जो अविवाहित है और पुरुष वो, सॉरी, महिलाएं वो जो विवाहित। अब आपको बताऊं तो पहली 3 कैटेगरी को पढ़ने की अनुमति बहुत जल्दी मिल जाती है, मतलब अनुमति है, पढ़ने वाला चाहिए। लेकिन चौथी कैटेगरी जो है ना, महिलाएं, बहुत मुश्किल से मिलती है। कई जगह से परमिशन लेनी पड़ती है, कई जिम्मेदारियां इनके सर पर आ जाती है। यदि वो कहें कि नहीं हम लोग तैयारी करने जाएंगे, तो पहले ये 2-2 4-4 पैदा कर दिए, उनको कौन पालेगा? अब क्या ही की तैयारी कर रहे हो?
किस बात की तैयारी? कई सारी समस्याएं उनके सामने आती है। मुझे एक बात बताओ, मैं बता रहा हूं, उन महिलाओं की चर्चा कर रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं जिन महिलाओं को इन स्थितियों से गुजरना पड़ता है। मान लो ग्रेड 3 की विज्ञप्ति आई और वो महिला पहले से बीएड की हुई है या बीएसटीसी की हुई है, ग्रेड 1 की वैकेंसी आई और उसमें देखा कि 50% रिजर्वेशन है ये ग्रेड 3 वाली में और लेवल 1 में और 5000 सीटें भी आई है और ये सिलेबस तो आसान ही है, मैंने पहले पटवारी में भी पढ़ा था, ये तो हो सकता है, ऐसे सोच रही। और नौकरी लग जाऊं तो क्या ही आनंद हो जाए, कितना मज़ा हो जाए, अपने खुद आराम से अपने आप पे खर्च तो कर सकूं, अरे कम से कम उनके ताने तो नहीं सुनना पड़े। कई सारी चीज़ें होती है कि यार नौकरी लग जाऊं तो ये हो जाए, नौकरी लग। मुझे बताओ उसको आवश्यकता हुई कि नहीं हुई? अरे वो विज्ञप्ति आई तब उस महिला को आवश्यकता हुई ना सीखने की, आवश्यकता हुई, मतलब वो महिला क्या हुई है? मोटिवेट। अब जब मोटिवेट हुई है तो उसने क्या तय किया है? लक्ष्य। लक्ष्य क्या? गीता भवन जाऊंगी, कोचिंग करूंगी, लाइब्रेरी में पढ़ूंगी, ये किताबें लाऊंगी, ये टारगेट है उसके। भाई उत्कर्ष में जाके कोचिंग करना, ये उसका क्या हो गया? टारगेट बना लिया उसने कि मैं कोचिंग करूंगी। मुझे एक बात बताओ, ये इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए जैसे ही बात करेगी, कदम रखना तो बहुत दूर की बात है, जैसे ही बात करेगी उतने में क्या आ जाएगी? बाधाएं। बाधाएं आ जाएगी ना। अच्छा, अब दो प्रकार की महिलाएं होती है, महिलाएं भी दो प्रकार की है। महिलाएं भी कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। एक महिलाएं वो जो कहेगी कि मैं तो तैयारी करने जा रही हूं, 3 महीने तैयारी करके आऊंगी आराम से, तुम अपना काम संभाल लेना मस्ती से। और जैसे ही ये कहेगी पीछे से क्या ताने पे ताने आएंगे। सास कहेगी मैं तो बीमार रहती हूँ और तुझे शर्म नहीं आती क्या, मुझे मार के चली जान, इससे अच्छा जहर दे के जान, हाँ मार तो गोडा दुखे, हाँ। और वो पति अपनी अलग ही राग अलापेगा, मैं स्कूल जाऊंगा तो कौन टिफिन बनाएगा, बच्चों को कौन तैयार करेगा, ये वो हजार बातें, हजार बातें। अब पहली प्रकार की महिलाएं वो होगी जो इन बातों को दिल पर ले लेगी, क्योंकि उन महिलाओं के पास ज्यादातर जो बुद्धि में अंश होते हैं वो मूर्खता वाले होते हैं उन महिलाओं में। और वो कहेगी चलो ठीक है जाओ, तुम तो जाओ, स्कूल जाओ, और तू डोगरी तू तेरे घुटनों को लेके बैठी रहे, मैं कहीं नहीं जा रही हूं, ये फेंकी मैंने किताबें, ये विज्ञप्ति की डिलीट नहीं पढ़ूंगी। क्योंकि वो महिला बैरियर के नीचे दब गई है। क्या हो गई है? बैरियर। इस बाधाएं आई, वहीं रोक दिया अपने काम को। क्या अधिगम हुआ? क्या नहीं हुआ। दूसरी प्रकार की महिलाएं ऐसी होती है जो थोड़ा समझदारी से काम लेती है, और वो जो महिलाएं होती है वो महिलाएं माहौल बनाती है। बाधाएं आई है ना, तब क्या करती है? यदि वो तत्पर है तो, तत्पर नहीं है तो नहीं होगा, यदि वो तत्पर है तो क्या बनाएगी? माहौल। मतलब किसका निर्माण कर रही है रे? वातावरण का निर्माण कर। अब माहौल क्या बना रही है? सुबह 4 बजे ही उठ रही है, सुबह 4 बजे उठ रही है, पूरा काम निपटा रही है, धार धुआरीन, ये बंटान बाटान बासणन, वो सब जो भी काम है ना सारा काम कंप्लीट कर रही है। और 5:30 बजे सास के उठने का टाइम हो रहा है, उससे पहले उसको एक गर्म पानी का गिलास और चाय साथ में लेके पहुंच गई है। और जाके कहती है माँ, मम्मी जी, माँ, डोगरी नहीं पागल, वो महिला मूर्ख नहीं है, हाँ, मम्मी जी ये चाय, बेटी मतलब बुरी टी नहीं है, बिस्तर पर पहुंचाई जाने वाली चाय। वो आंखें खोलती है, देखती है ऊपर से नीचे, ये मेरे वाली बहू ही है क्या? हाँ, हाँ। फिर वो कहती है हाँ ले तू चाय ले आई है तो मैं पी लेती हूँ, मैं जाग तो कब की गई थी, 3 बजे ही जाग गई थी, जबकि जागती नहीं है डोगरी आराम से सोती है, लेकिन वो कहती है कि मैं जाग तो 3 बजे ही गई थी, लेकिन फिर भी ले तू ले आई। तो अब आप उसको तो टेबल पर रख दिया ट्रे ने को, फिर उसको धीरे से सहारा दे रहे हैं, उसको बैठा कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, चाय दी, फिर उसके पाँव दबाने लग गई वहीं बैठे बैठे, और बोले माँ जी आज सर्दी ज़्यादा है, आज आप बाहर मत आना, मैं आपके लिए यही नाश्ता ले आऊँगी, आप आराम से रेस्ट करना। ये प्रक्रिया 1 दिन नहीं 5-7 दिन चली।
10 दिन चली। इसमें कुछ प्रक्रियाएं और ऐड होगी आगे, जिसके लिए नाश्ता बनना उसके लिए टाइम पर नाश्ता जाना, खाना बनना, मतलब इतना प्रेम से व्यवहार किया जा रहा है उसके साथ, क्योंकि क्या बनाया जा रहा है? माहौल। क्या बनाया जा रहा है? माहौल, वातावरण का निर्माण हो रहा है, ये माहौल बन रहा है भाई। अच्छा, आपको पता है गली में कुछ एफएम रेडियो स्टेशन भी होते हैं ना, जो सूचनाएं इधर उधर करने का काम करते हैं। उनमें से कुछ स्टेशन तो ऐसे होते हैं जो बहुत प्रसिद्ध होते हैं। सबसे पहले सूचनाएं यदि प्राप्त करनी हो तो उस एफएम रेडियो स्टेशन के पास सारी सूचनाएं होती है। समझ गए ना आप लोग? दोपहर में वो थोड़ा समय निकाल के उस तेज न्यूज चैनल पर जाएगी जो तीव्र गति से सूचनाएं फैलाता है, उस पर जाएगी। अच्छा, वहां वो तेज गति से इसलिए फैला रहा है क्योंकि वो जो पत्रकार होते हैं ना, वो हमेशा उल्टे सीधे ही सवाल करते हैं। अब यदि बहू गई है ना, तो वो पत्रकार सीधा सीधा ये कहेगा, वो तेरी सास तो है ना बीमार होने का बहाना बनाती है, बाकी इतनी बीमार है नहीं, काम तो तेरे से करवाती है, मुझे लगता है तू तो थक गई है आजकल। कहेगी कि नहीं? पत्रकार उल्टा सवाल बोलेगा। अब आप क्या कह के आओगे? वो महिला कहेगी कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ये कहती हूँ कि मेरी सास तो चाहे कितनी बीमार हो जाए काम तो करती करती है वो, और मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती है। मुझे कहती है कि नहीं नहीं तू पढ़ ले, काम मैं करूँगी। कितनी बीमार हो तो भी पूरा काम करती है और मेरा पूरा सहयोग करती है, और हाँ इतना अच्छा व्यवहार करती है, बेटी जैसा व्यवहार करती है। मैं तो ये उम्मीद करूंगी कि सबको ऐसी सास मिले। मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि क्या मैंने कर्म किए थे, क्या मेरे बुजुर्गों के कर्म थे कि ऐसी भगवान जैसी, ऐसी देवी जैसी मुझे सास मिली है। कह के आएगी वो, इधर गई, उधर सास नाथ धोके तैयार होके 11:30 बजे कब खाना वाना खा के पहुंची सीधी उस स्टूडियो में, इंटरव्यू के लिए पहुंची। वो तो पहुंचती है, रोजाना का काम है उनका, तो इधर उधर की बातें। अच्छा, टाइम पास कैसे करे वो महिलाएं? जैसे ही पहुंची, अब मुझे बताओ, वो चाहे उसको कितना भी कम करेगी तो वो महिला उसको कहेगी कि नहीं कहेगी कि आज तो तेरी बहू आई थी, वो ये कह रही थी कि तू तो देवता समान है, देवी समान है। बोले हाँ, और क्या कह रही थी? बोले और कह रही थी कि तू सारा काम करती है। अब अरे सास फैलेगी कि नहीं फैलेगी? अरे चाहे कुछ भी हो, देखो प्रशंसा ही होती है, चाहे सामने की जाए चाहे पीछे से की जाए, आदमी फैलेगा। आप मुझे कहते हो ना सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, कई बार आप ऐसे तो नहीं कहते ना, ऑनलाइन वाले कहते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो उस टाइम देखा होगा मैं यूं होता हूं, वो यूं होता हूं, इसका मतलब ऐसा कोई कमेंट आया है, तो बहुत अच्छा पढ़ाता हूं। हाँ, अरे मैं ये कहता हूं कि वो प्रशंसा की जाएगी। बताओ उसके दिमाग में कहीं ना कहीं सहानुभूति आ रही है कि नहीं आ रही है? अब एक दिन 5-7 दिन हुए, धीरे से आपने एक दिन उस सास का मूड ठीक था, उस महिला ने बैठ के कहा कि देखो माँ जी मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि मेरी भाभी है ना, वो 3 महीने उत्कर्ष में कोचिंग करके आई थी और ग्राम सेवक बन गई। बोले अच्छी बात है तो बेटा, ग्राम सेवक बन गई थी। बोले वो मैं कह रही थी मेरी एक सहेली है जो 4 महीने कोचिंग करके आई थी और वो पटवारी बन गई। बोले हाँ वो और भी अच्छी बात है, लेकिन तू कहना क्या चाहती है? तो कहेगी मैं ये कह रही थी कि भर्ती आई हुई है, पोस्टें अच्छी है, तैयारी मेरी लगभग है, यदि आप मुझे 3 महीने कोचिंग करवा देते ना, चिंता ही नहीं है। आप तो अपने जीवन में ये मानना कि आप तो कोई स्वर्ग में हो। बोले कैसे बेटा? बोले दिक्कत क्या है, गांव की स्कूल में पोस्ट खाली है, नौकरी वहां मिल जाएगी, सुबह पूरा काम करके जाऊंगी, शाम को आके पूरा काम करूंगी, और हाँ एटीएम आपके पास रहेगा, मुझे पैसे वैसे क्यों चाहिए, और सैलरी आएगी कितनी? 1 लाख रुपए प्रति महीने। आप आराम से बोले एक बार हार करवाना, और एक बार टेवटा करवाना, और एक बार कंठी करवाना, आराम से मस्ती से। अब वो मना कैसे कर सकती है यार? सीधे सीधे मना कैसे कर सकती है? वो कहेगी मैं तो बीमार रहती हूँ और फिर काम कौन करेगा और इतना कौन संभालेगा, और वो गोलू भी ऑफिस जाता है, उसका टिफिन कौन बनाएगा, ये वो सब सुना रही है उसको। लेकिन वो कहेगी माँ जी फिर भी आप बैठते कौन सा हो, आप कितने बीमार हो लेकिन आप कभी बैठे? आपने पूरा काम किया है। मैं तो आपको कहती हूँ आराम करो, लेकिन आप करते ही नहीं हो, आपकी फितरत ही नहीं है आराम करना, आप तो इतना काम करते हो। उसको लगेगा यार क्या करूं, फिर भी वो बहाना बनाए, वो कहेगी मैं तेरे पापा से पूछूंगी। पापा मतलब ससुर जी। अब शाम को पापा जी खाना खा रहे हैं, डोकरा आया, डोकरा खाना वाना खा रहा है और डोकरी वहां पर बैठी है, और डोकरी बैठी है, वो खाना खा रहे हैं,
और थोड़ी देर में कहती है वो, अरे वो ये थोड़ी कहेगी अज्जी सुनो जी, हाँ वो ससुर जी वो कहेंगे कि बोल भाग्यवान बोल, क्या कह रही है, अब क्या कहना चाह रही है, क्या बाकी रह गया। तो वो कहेगी मैं ये कह रही थी कि बहू आज कह रही थी कि मैं 3 महीने कोचिंग करके आ जाऊं जोधपुर। 3 महीने क्यों, 6 महीने करा, और जोधपुर क्यों, जयपुर जा, मैं तो पहले ही कह रहा हूं क्यों बीएसटीसी की थी, अब तक क्या कर रही थी, अब तो कोचिंग कर लेनी चाहिए, और अभी भी समय है, उसको भेज, इस भर्ती में नहीं तो अगली भर्ती में हो जाएगी, जाने दे उसको। तो वो कहेगी आपको ज्यादा पंचायती नहीं है, मैं अपने आप संभाल लूंगी, मैं आपको सूचना। अरे बेचारा ससुर कब मना करता है, वो तो कहता है जाओ तैयारी करो पढ़ो। अब आप लोगों को परमिशन मिली और उस महिला को परमिशन मिली, तो महिला ने कहा कि बैग वैग पैक किए रवाना। अच्छा रवाना होते समय 2-4 और सुननी पड़ती है कि देख ढंग से पढ़ना, और हाँ 3 महीने ज्यादा नहीं, 3 महीने से 1 भी दिन ऊपर नहीं है, और आगे आ रही है रक्षाबंधन, वाया इधर से होते हुए पियर चली जाना, ऐसे नहीं कि सीधी पियर चली जाए, और कई कह के भेजती है, और हाँ ऐसे पढ़ना वैसे करना ये करना, ज्यादा फालतू में किसी के साथ बकवास नहीं करनी है, और हाँ ध्यान रखना वो उसकी बहू गई थी काला मुंह करवा के आई थी, ऐसा नहीं करना है। अरे हिदायत तो देती है वो, घर वाले हिदायत देते हैं इस बात की, चाहे भले व्यक्ति कैसा ही हो उसको हिदायत जरूर देंगे। अच्छा वो दे दी हिदायत, अब वो बहू ने हाँ माँ जी हाँ नहीं 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 हाँ ऐसे कह के गाड़ी पकड़ी सीधी जोधपुर आके पीजी तैयार की, पीजी में एडमिशन लिया, यहाँ एडमिशन लिया, किताबें लेके आई, लाइब्रेरी में एडमिशन लिया, टेबल कुर्सी खरीदी, नोट्स लिए। अरे क्या बना रही है, माहौल वातावरण चल रहा है। अच्छा इस वातावरण के निर्माण को मैं एक कह सकता हूं क्या, अधिगम स्थिति का बनाना। अरे लर्निंग सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि नहीं की जा रही है, अधिगम स्थिति बनाना। अब आपने अधिगम स्थिति बना ली है, पूरी कंप्लीट है, एडमिशन ले लिया, लाइब्रेरी बुक कर ली, पीजी में आ गए, सब सारा काम कंप्लीट है, किताबें नोट्स वोट्स खरीद लिए। अगले चरण में क्या करोगे हैं? मूर्खों वो समझदार महिला है, अगले चरण में काहिलाना नहीं है। देखो अब अगले स्टेप में जो माहौल बनाया था ना, मतलब अधिगम स्थिति बनाई थी, उसके साथ इंटरेक्शन करेंगे, किताबें खरीदी थी तो पढ़ेंगे, कोचिंग ज्वाइन की थी तो कोचिंग जाएंगे, लाइब्रेरी ज्वाइन की थी तो लाइब्रेरी में जाएंगे, अरे नोट्स पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे, ऑफलाइन पढ़ेंगे। मुझे बताओ अगली स्टेज में वातावरण के साथ अंतःक्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे वातावरण के साथ क्या चल रही है? अंतःक्रिया। अरे और किसी के साथ नहीं है, किसके साथ चल रही है? वातावरण के साथ अंतःक्रिया चल रही है, जो वातावरण जो माहौल बनाया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस वातावरण के साथ अंतःक्रिया को मैं दूसरा नाम दे सकता हूं ना? विभिन्न अनुक्रियाएं हैं, विभिन्न। अरे एक प्रकार की अनुक्रिया नहीं चल रही है, विभिन्न अनुक्रियाएं। देखो याद करके देखो, कोचिंग में पढ़ रही है, लाइब्रेरी में पढ़ रही है, नोट्स पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है, बोल बोल के पढ़ रही है, लिख लिख के पढ़ रही है, रट रट के पढ़ रही है, एक क्वेश्चन क्विज तैयार कर रही है, या टेस्ट सीरीज चला रही है, अलग अलग तरीके से पढ़ रही है ना। विभिन्न अनुक्रियाएं चल रही है कि नहीं चल रही है? ये विभिन्न अनुक्रिया, वातावरण के साथ अंतःक्रिया। मुझे एक बात बताओ, जैसे 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 वातावरण के साथ अंतःक्रिया करती जाएगी, मुझे बताओ उस व्यक्ति को अनुभवों का संगठन होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? अरे किसका संगठन हो रहा है? अनुभवों का संगठन हो रहा है। मुझे बताओ अनुभव का जैसे जैसे संगठन होता जाएगा, हर अनुभव का संगठन अपने आप में उसको क्या प्रदान करेगा? पुनर्बलन। अरे मतलब उसने क्या कर दिया? अनुभवों का संगठन, मतलब वो क्या करती जा रही है? समायोजन। अरे एक के बाद एक अपने मस्तिष्क में डालती जा रही है कि नहीं डालती जा रही है? जब उसे पुनर्मिलन हो जाएगा, अनुभवों का संगठन हो जाएगा, तब उसके व्यवहार में क्या आ जाएगा? अरे व्यवहार में परिवर्तन। मतलब क्या हो जाएगा? मतलब क्या हो जाएगा? अधिगम। और हम प्रक्रिया किसकी पढ़ रहे हैं? अधिगम की प्रक्रिया वहां जाके रुक जाएगी जहां अधिगम हो जाएगा।
अधिगम की प्रक्रिया शुरू हुई थी आवश्यकता से, और कहां जाके रुकेगी? जहां अधिगम हो जाएगा। अधिगम लास्ट एक नहीं है। इसका मतलब है, बताओ अधिगम की प्रोसेस कितनी लंबी है? लंबी एक नहीं है। अधिगम एक प्रोसेस एक नहीं है। मैं ये कह सकता हूं अधिगम एक क्या है? प्रक्रिया। इस अधिगम में कई सारे कार्य करने पड़ते हैं। लिखो तो, सारे अपडेट कर दिए HRM पे, सब आगे के भी। क्या लिखा आपने? अधिगम के सोपान या चरण। लिखो नंबर 1, नंबर 1 लिखो। नंबर 1 लिखो, आवश्यकता ऑब्लिक अभिप्रेरणा। आवश्यकता ऑब्लिक अभिप्रेरणा। दूसरा लिखो, बाधाएं। अरे हाँ, दूसरा लिखो, लक्ष्य ऑब्लिक उद्देश्य। नंबर 2 लक्ष्य, लक्ष्य ऑब्लिक उद्देश्य। है नहीं, 12:30, 12:30 पूरे 12:30। ले एक इसमें है, इसमें मेरे में क्या लिखा है? आवश्यकता अभिप्रेरणा लक्ष्य, फिर लिखो बाधाएं, फिर लिखो तत्परता। तत्परता है, चाहे इसमें ही लिख लो चाहे मत लिखो। ये नहीं पूछा जाएगा कितने नंबर है, ये पूछा जाएगा क्रम क्या है। आप तो 3 नंबर पे लिख लो बाधाएं, 4 नंबर पे लिख लो तत्परता। 4 नंबर पे लिख लो तत्परता। हाँ ले, अब धीरे धीरे बोल रहा हूं मैं यार। वो क्या है कि परमिशन मिल गई थी तो मैं थोड़ा उत्साहित हो गया था। अरे परमिशन पढ़ने की यार, हैं? नहीं अपना तो नहीं तो 12:30 ही है, टाइम तो 12:30 ही है ना। वो तो उन दोनों को जोड़ रहे थे ना, तब उन्होंने सोचा सामने वालों ने कि भाई 15 मिनट उधर से कम करवा रहे हैं, तो फिर जोड़ते ही क्यों 15 मिनट कम करवाते तो। हाँ हैं, नींद आती है, चाय पी के आएंगे यार। क्लास कितने बजे से चलती है आपकी? शुरू सुबह 7 से? सवा 9 से तो आके बैठे हो हैं? गोडा दुखे आज पहली? कितने लोग सहमत है कि ब्रेक से ब्रेक होना चाहिए? फेल हो गए तुम, फेल हो गए। कितने लोग ब्रेक नहीं होना चाहिए इससे सहमत है? अब जो सहमत नहीं देना वो एक बार ऐसे हाथ लगाओ ऐसे सर के और करो अरे बार। लिखो वाह नील रहने दे, ब्रेक रहने दे, अपना ब्रेक कर दे।
करवा दिया तो आज तो चलने दे रहे, कोई कल देखेंगे यार। लिखो रे, वो ब्रेक जितना तो टाइम वैसे खा गए तुम। हाँ, जकान जानो को बूझ है जो। लिखो, लिखो रे, लिखो। 4 नंबर पे तत्परता, 5 नंबर पे लिखो वातावरण का निर्माण। यार अब आपने पहले तो बोला नहीं यार, अब पहले बोलते तो अब चेंज भी करवा दिया। वातावरण का निर्माण ऑब्लिक, वातावरण का निर्माण ऑब्लिक अधिगम स्थिति बनाना। कलेक्टर खाल उधेड़ लेगा। अधिगम स्थिति बनाना। फिर इसके बाद में अगला लिखो वातावरण के साथ अंतः क्रिया। हाँ, नाम सुना हुआ है ना? मैंने तो ऐसे भी सुना हुआ है कि मारवाड़ के लोग मनवार बहुत करते हैं। कभी की आज तक? लिखो वातावरण के साथ अंतः क्रिया, और इसके ओब्लिक लगा के लिख लो विभिन्न अनुक्रियाएं। विभिन्न अनुक्रियाएं, विभिन्न अनुक्रियाएं। नेक्स्ट लिखो अनुभवों का संगठन। अनुभवों का संगठन, ऑब्लिक समायोजन। ऑब्लिक समायोजन। नेक्स्ट लिखो पुनर्बलन। पुनर्बलन हो गया। नेक्स्ट लिखो व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन, ऑब्लिक अधिगम। अधिगम। देखो इसको एग्जामिनर जो है ना, इसको एग्जामिनर थोड़े से अलग दृष्टिकोण से देखता है भाई। एग्जामिनर अलग दृष्टिकोण से क्या देखता है इसमें? वो कहता है कि पहला चरण तो क्या होता है, अरे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है इसमें ये 8-9 चरण ही आपको लिख के दें, इसमें से 2-3 चरण लिख के दे देता है और फिर कहता है इनका क्रम सेट कीजिए। समझ गए ना? पहला चरण तो हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, मतलब आवश्यकता को अभिप्रेरणा लिखा जा सकता है। अच्छा, दूसरा चरण क्या होता है? लक्ष्य। और आपको यह तो पता है अंतिम चरण क्या होता है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है, प्रोसेस का टारगेट क्या है? अधिगम करना, सीखना। एग्जामिनर इसको यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये जितने भी चरण है ना, इन सबको एक नाम से पुकारता है और वो नाम है समायोजन। बताओ समायोजन में सब सम्मिलित हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बाधा आ रही है, तत्पर हुए, चीज सीखी, सीख के पुनर्बलन मिल गया, फिर सीखने का प्रयास किया, फिर बाधा आई, तत्पर हुए। ये चीजें एक बार नहीं होती है, बार बार होती जाती है। और उसको इसने नाम क्या दे दिया? एडजस्टमेंट, समायोजन। और लास्ट में क्या हो गया? व्यवहार में परिवर्तन। ये एग्जामिनर ने पूछ रखा है, इन 4 के क्रम व्यवस्थित करना था इनका। तो हमेशा अपने को पता है पहला क्या होगा? विप्रेरण, फिर टारगेट हो जाएगा, फिर हमारा समायोजन हो जाएगा, और फिर व्यवहार में परिवर्तन। हाँ, नीचे वाला लिख लो ऐसे कैसे। चरण टोटल कितने होंगे ये किसी को नहीं पता है, लेकिन चरणों का क्रम ये होगा, ये ध्यान रखना है।
हो गया। बस तो ये सोपान आप लोग ध्यान रखना। अब हेडिंग लगाओ अधिगम के प्रकार। दीपक कह रहा है समायोजन समझा दो सर थोड़ा प्लीज। अरे समायोजन को पूरा पढ़ेंगे यार 3 4 5 घंटे, थोड़ा समझाने से पूरा थोड़ी हो जाएगा। अधिगम के प्रकार। अच्छा, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अधिगम कितने प्रकार का होता है? अरे बता सकते हैं क्या अधिगम कितने प्रकार का होता है? तुक्का तो फेंको, तुक्का फेंकने में क्या जा रहा है? हैं? 2 3 4 5। अधिगम सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक व्यक्ति है डेविड आसुवेल, उसने बताया कि अधिगम 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक व्यक्ति है जिसका नाम है रॉबर्ट गेने, जिसने बताया कि अधिगम 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक भारतीय मनोवैज्ञानिक है विजेश बाजिया, जिसने बताया कि अधिगम 16 प्रकार का होता है। हैं? नहीं तो आप क्या चैलेंज कर सकते हो क्या? होता है, मतलब होता है। अधिगम कितने प्रकार का होता है? हाँ 16। अब आप चाहो तो अधिगम को कितने प्रकार का कर सकते हो? 32 प्रकार का। बता दो कि 32 प्रकार का अधिगम होता है। देखिएगा, थोड़ा सा सुनने का प्रयास कीजिएगा। अधिगम मैं आपको 2 चरणों में पढ़ाऊंगा। पहले चरण में केवल अधिगम के 2 प्रकार बताने वाला हूं, फिर अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अधिगम के वापस रॉबर्ट गेने और डेविड आसुवेल के अनुसार। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बिना सिद्धांत पढ़े वो चरण समझ में नहीं, वो अधिगम के प्रकार नहीं समझ में आएंगे, और इन अधिगम के 2 प्रकारों को पढ़े बिना सिद्धांत समझ में नहीं आएंगे। इसका मतलब इनको पहले पढ़ना जरूरी हो गया। अधिगम सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। अधिगम सामान्यतः कितने प्रकार का? एक होता है, उसे हम लोग बोलते हैं संवेदी अधिगम। क्या बोलते हैं? दूसरा अधिगम होता है, उसे हम लोग बोलते हैं पेशीय अधिगम। संवेदी अधिगम को हम लोग बोलेंगे सेंसरी लर्निंग। क्या बोलते हैं? और पेशीय अधिगम को हम लोग बोलते हैं मोटर लर्निंग। ध्यान रखना, संवेदी अधिगम को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसरी। और पेशीय को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में एक ही नाम है, हिंदी में अभी 10-10 लिखवाऊंगा इनके। अंग्रेजी में केवल एक ही है, सेंसरी और मोटर। अच्छा, बता सकते हो क्या सेंसरी यानी संज्ञानात्मक अधिगम होता है? क्या होता है? संज्ञान क्या होता है? क्या उत्पन्न हो रहा है? समझाऊं मैं थोड़ा सा? नहीं तो समझेंगे ही नहीं। मैं आपको कुछ पूछ सकता हूं? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या प्रेरक क्या होता है? जवाब देना है, दिल खोल के देना है। क्या होता है? जो काम करने के लिए प्रेरित करे, वो क्या होता है? प्रेरक। बहुत बढ़िया, वो प्रेरक होता है। अच्छा, तो उद्दीपक क्या होता है? निश्चित उद्दीपक प्रेरक है। हाँ, उधर इस मोहल्ले में यदि कोई जागता है या जीवता है तो है
वेरी गुड। आपने क्या बताया ना? एक मिनट, एक मिनट। क्रिया की जाती है, ये क्रिया क्या होती है? उससे प्रेरित होकर के वो क्रिया कर सके। अच्छा मुझे बताओ तो ये संक्रिया क्या होती है? क्रिया मतलब कार्य करना, और संक्रिया मतलब साथ साथ कार्य करना है। चलो 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 चलो, मुझे ये बताओ, ये प्रतिक्रिया क्या होती है फिर? क्रिया के, जैसे आपने क्रिया की, उसके बाद में मैंने क्रिया की, वो क्या हो जाएगी? प्रतिक्रिया। अच्छा, अनुक्रिया क्या होती है? मैं, आपने जो क्रिया की उससे पहले मैंने क्रिया की, वैसी की वैसी क्रिया कर दी। और प्रतिक्रिया में अच्छा, जैसे मान लो दो बच्चे हैं, एक ने दूसरे बच्चे को थप्पड़ दिया, दूसरे बच्चे ने वापस मुक्का दे दिया उसको, तो ये तो हो गई प्रतिक्रिया। और यदि एक ने थप्पड़ दिया और दूसरे ने वापस थप्पड़ ही दे दिया, तो हो गई अनुक्रिया। आप यही कहना चाह रहे हो क्या? अरे मैं उद्दीपन नहीं पूछ रहा हूं बेटा, मैं उद्दीपक पूछ रहा हूं, उद्दीपन नहीं पूछ रहा हूं, उद्दीपक पूछ रहा हूं। अच्छा मुझे ये बताइए, चलो ये तो आता ही है ना आपको, पुनर्बलन, शाबाशी। ये डिप्रेशन में आ जाएगी, ये बाकी छोरे डिप्रेशन में आ जाएगी, ये सिलेक्शन एक का ही होगा, इनको भी बता देने दे। हाँ, ये यूपीएससी वाला मोहल्ला, ये कुछ बताएगा क्या है? पुनर्बलन क्या होता है? करवा दिया वापस, जाओ तो चाय पी के आओ, 10 मिनट का ही टाइम है।